अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हमारा फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री है जो नया कोर्स है, और उसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हिस्ट्री में क्या कुछ होगा। तो बच्चों सिर्फ 3 सेंचुरी पहले यानी 300 साल पहले सिर्फ 3 एलिमेंट डिस्कवर थे। उस वक्त 300 साल पहले सिर्फ 3 एलिमेंट डिस्कवर थे। आपको पता है एलिमेंट्स हम कहते हैं किसे हैं? एलिमेंट्स कहते हैं हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी कायनात, यूनिवर्स जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई ना, जिन सबस्टांस से मिलकर बनी हुई है, उन सबस्टांस को हम एलिमेंट्स का नाम दें। तो 3 एलिमेंट सिर्फ नॉन थे। बाद में क्या हुआ 17वीं सेंचुरी के अंदर, यानी उससे थोड़ा लेटर ऑन जब रिसर्च बढ़ी, साइंस बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी, तो 12 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। वो 12 एलिमेंट कौन कौन से थे? उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मरकरी है, फास्फोरस है, सल्फर है, कॉपर है, जिंक है और आर्सेनिक है। उस वक़्त के साइंटिस्ट का ख्याल था कि पूरी दुनिया इन 12 एलिमेंट से मिलकर बनी, यानी हमारी पूरी कायनात, हमारी पूरी यूनिवर्स, ज़मीन, आसमान, पहाड़, जो भी चीज़ें हैं वो इन 12 एलिमेंट से मिलकर बनी है, इन 12 अनासर से मिलकर बनी है। बाद में क्या हुआ, उसके बाद आजकल के दौर में जब हम जी रहे हैं, तो अब साइंटिस्ट का ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं है, ये कन्फर्म बात है कि अब पूरी दुनिया 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है। यानी अब अगर हम कायनात के ज़र्रे निकालें, कायनात को परखें, पूरी दुनिया की रिसर्च करें, तो हमें पता चलता है कि 112 एलिमेंट से हमारी दुनिया बनी है। उनमें से 92 जो हैं वो नेचुरल हैं और 26 जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं। यानी इन दोनों को मिला के, नेचुरल और आर्टिफिशियल को मिला के, अब हमारी जो एलिमेंट्स की दुनिया है वो 118 एलिमेंट्स तक पहुंच चुकी हुई है। अब आपको पता है बच्चों के जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते हैं, तादाद बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं, तो उनकी स्टडी को आसान करने के लिए हमें उनकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। जिस तरह के हमने बायोलॉजी में भी क्लासिफिकेशन की, हमने फिजिक्स में भी क्लासिफिकेशन की, तो केमिस्ट्री में भी उस वक्त के 118 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो गए थे, उनको क्लासीफाई करने के लिए एक पूरी सीरीज़ थी, एक पूरी एफर्ट थी साइंटिस्ट की, जो उन्होंने लगा के इसको क्लासीफाई किया है। उनमें से चंद एक हैं जिनके मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा, जो आपके लिए ज़रूरी भी हैं और जिनका आपको पता भी होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले नाम था लिवाइज़र का। लिवाइज़र ने उस वक़्त के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे लिवाइज़र के दौर में, उसने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसने एलिमेंट्स में एक मेटल्स में डिवाइड कर दिया और कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल में डिवाइड किया। यानी उसने फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे, फिजिकल बेसिस के ऊपर नॉन एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मेटल और नॉन मेटल के अंदर। वो सारी चीज़ें जो सॉलिड थी उसको उसने मेटल कह दिया, और जो सॉलिड नहीं थी, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस से वो मेटल नहीं लग रही थी, उसको उसने नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। लिवाइज़र के बाद डो-ब्राइनर के ट्राइएड्स बड़े मशहूर हैं, आपने पढ़े भी हुए हैं और आपको पता भी है, आपकी बेसिक्स में आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। तो डो-ब्राइनर ने क्या किया, ग्रुप द एलिमेंट्स इन ट्राइएड। डो-ब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए, और इसके ग्रुप की क्लासिफिकेशन क्या थी? इसने कहा था अगर आप 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है, ये पहले ग्रुप के 3 एलिमेंट, हाइड्रोजन को छोड़ के, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, पहले ग्रुप के 3 एलिमेंट। इसमें लिथियम का जो एटॉमिक मास है आपको पता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। डो-ब्राइनर ये कहता था कि ट्राइएड्स के ग्रुप में पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है, इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। और ये बात किसी हद तक ये रिसर्च ठीक भी थी, क्योंकि हम लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में जब देखते हैं तो लिथियम और सोडियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो सोडियम का एटॉमिक मास के इक्वल था। यानी लिथियम का 7 है, पोटाशियम का 39 है, इनका जब हमने एवरेज लिया तो वो 23 एटॉमिक मास आ, जो कि सोडियम का था। इस तरह ये ट्राइएड्स भी कुछ हद तक चला, और चूंकि ये लिमिटेड था, लिमिटेशन थी इसके अंदर, सारे एलिमेंट्स पे होल्ड नहीं करती थी, तो इसको भी किसी हद तक पजीराई मिली, लेकिन फर्दर अभी रिसर्च की ज़रूरत थी। फिर आते हैं जॉन न्यूलैंड। इसके भी आपको पता है, आपने न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स के नाम से पढ़े हुए हैं। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे, 1864 में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी। इसके मुताबिक हम अगर एलिमेंट को क्लासीफाई कर दें ग्रुप्स के अंदर, तो हर एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़
उस वक़्त के 8वें एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट से मिलती हैं। कैसे? अगर हम देखें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये पहला ऑक्टिव्स का ग्रुप था। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर हमने लिथियम और हाइड्रोजन के दरमियान में तो हीलियम आता है, हमने हीलियम को पुट क्यों नहीं किया? तो बच्चों इसका सिंपल आंसर ये है कि न्यूलैंड्स के दौर में अभी तक नोबल गैसेज डिस्कवर हुई ही नहीं थी। नोबल गैसेज का कोई भी नामो निशान ही नहीं था, नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं थी। तो इसने फिर इनको ऑक्टिव्स की बेस पे अपनी ऑब्जर्वेशन दी। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं फ्लोरीन के साथ। कैसे? हम चेक करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन 1s1, इसको अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसका डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसकी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी हद तक ये आपस में रिजेंबल करते भी थे। और दूसरी बात, हाइड्रोजन का भी मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनता है और हैलोजन यानी फ्लोरीन का भी मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इस बेस पे थोड़ी बहुत ही रिजेंबलनेस थी भी, लेकिन चूंकि ये भी यूनिवर्सल नहीं था, कुछ लिमिटेशन थी, तो इसको भी किसी ज़्यादा हद तक पजीराई नहीं मिली। और कुछ इसको थोड़ा सा कहते हैं कि इसको म्यूज़िक सुनने का शौक़ था और उसने म्यूज़िक की बेस पर भी, आपको पता है म्यूज़िक के ये सुर होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। तो ये कहता था कि जिस तरह सुर में पहला लफ्ज़ सा आता है और 8वां लफ्ज़ सा आता है, तो इसी तरह पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती हैं। यहाँ तक न्यूलैंड्स का काम था और ये मैंने लिखा भी हुआ है। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द ग्रुप सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट एलिमेंट, कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट से मिलती हैं। डाल्टन के बाद मेंडलीफ आते हैं। मेंडलीफ जो था ये रशियन केमिस्ट था और इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इस वर्ड के अंदर बड़ा मीनिंग है। पीरियोडिक का मतलब होता है एक ख़ास लम्हे के बाद दोबारा रिपीट होना, यानी पीरियोडिसिटी। इसीलिए चैप्टर का नाम भी पीरियोडिसिटी है कि प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल होंगी, कुछ देर के बाद रिपीट होंगी। जिस तरह हम बहुत सारे जानवरों को एक ग्रुप में रखते हैं रिजेंबलनेस की बना पर, इसी तरह इसने भी कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक लम्हे के बाद रिपीट होंगी। इसने क्या किया? ही अरेंज 63 एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम। इसने पहली दफ़ा उस वक़्त के जो 63 एलिमेंट्स थे उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बना पर जो नंबर इंक्रीज़ हो रहे थे उसने उस वक़्त के एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। और इसमें ख़ास बात ये थी कि इसने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स का गैप भी छोड़ दिया था जो भी डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी ये फर्स्ट कोशिश थी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करने की। मेंडलीफ के बाद आता है लुथर मेयर ने इसी साल मेंडलीफ की बात को सच साबित कर दिया। ही ग्राफिकली वेरीफाइड द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। इसने ग्राफिकली वेरीफाइड कर दिया, ग्राफ बनाया कि ग्राफ में कुछ कर्व्स ऐसी आई थी जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी को फाइनल कर रही थी, जो बता रही थी कि एलिमेंट्स वाकई ही अगर हम उनको अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास तो उनमें पीरियोडिसिटी आती है। इसने जो ग्राफ बनाया था वो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे था और वो कर्व्स के अंदर रेपिटेशन आ रही थी। उसके बाद मोजले ने 1913 के अंदर 1913 के अंदर फर्स्ट टाइम एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नाउन एलिमेंट्स, उस वक्त जितने भी नाउन एलिमेंट्स थे मोजले ने उनके एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट थी जो मोजले डिस्कवर की, जो पहले नाउन नहीं थी। इसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिए बाय यूजिंग एक्सरे एमिशन। असल में ये एक्सरे पे काम कर रहा था, डिफरेंट मैटर्स में से एक्सरे की एमिशन को नोट कर रहा था। तो इसने उस एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दी। अब बच्चों जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गए थे तो पीरियोडिक टेबल ही चेंज हो गया था। वो पीरियोडिक टेबल जिसको पहले हमने एटॉमिक मास पे अरेंज किया था, मोजले की डिस्कवरी के बाद हमने उस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर पे अरेंज कर दिया। अब मोजले के पीरियोडिक टेबल में और इससे पहले वाले पीरियोडिक टेबल में फ़र्क ये था कि इससे पहले वाला पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज था
और मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज था। इसमें खासियत ये थी कि एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है 1 2 3 4 5, इसमें गैप्स नहीं आते, जबकि एटॉमिक मास में गैप्स आ रहे थे, जिस तरह 1 3 5 10। ये जो इसकी खूबी थी। नंबर 2, मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में गलतियाँ कम थी। इसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स की जगह भी छोड़ दी थी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जबकि मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी गलतियाँ थीं और आखिरकार पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया गया मोज़ले के एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद। और इसकी इक्वेशन ये थी, ये एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर रहा था जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर के। तो यह है बच्चों आज का पहला लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो सवालों जवाब के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।